आज हम फ्रेनेल फ्रैक्शन में एक डिफरेंट केस पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर, और वहाँ पे हमने देखा था कि पैटर्न पे किस तरह से इंटेंसिटीज़ में फ़र्क पड़ता है और मैक्सिमास और मिनिमास किस तरह बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू ओपेक सर्कुलर डिस्क या अपारदर्शी वृत्ताकार डिस्क पर विवर्तन है वो किस प्रकार होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, चित्रानुसार एस एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है तथा ए बी एक कम व्यास वाली वृत्ताकार डिस्क है जिसका केंद्र O है। एक्स वाई एक पर्दा है जिस पर हम विवर्तन प्रतिरूप देख सकते हैं। विवर्तन प्रतिरूप में हम देखते हैं कि छाया का केंद्र P प्रदीप्त बिंदु होता है और इसके चारों ओर ज्यामितीय छाया क्षेत्र A' B' में एकांतर जो प्रदीप्त और अदीप्त वलयाकार वृत्त प्राप्त होते हैं तथा ज्यामितीय छाया क्षेत्र के बाहर भी हमें प्रदीप्त वलय प्राप्त होते हैं। तो वैसे होना क्या चाहिए था कि अगर एस आपका सोर्स है, ए बी हमने एक ओपेक सर्कुलर डिस्क लगाई है, तो हम कह सकते हैं कि A' B' वो वाला भाग होना चाहिए जहाँ पे इसकी ज्यामितीय छाया बनेगी, ए बी की ज्यामितीय छाया बनेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर वाले भाग में A' के अंदर भी और A' के बाहर भी हमें इन ज्यामितीय छाया क्षेत्रों में भी वलय प्राप्त होती है। इसको हम विवर्तन से समझा सकते हैं और विवर्तन से डिस्कस करके अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि यह इस ज्यामितीय छाया के अंदर और एकदम जस्ट बाहर जो फ्रिंजेस हैं वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम लेंगे छाया के केंद्र पर प्रदीप्ति या इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क। जो सर्कुलर डिस्क है इसके कारण जो P पॉइंट है केंद्र बिंदु वो हमेशा प्रदीप्त होगा। माना गोलीय तरंगाग्र डिस्क ए बी पर आपतित है। डिस्क के कारण पर्दे पर छाया A' B' बनती है। P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए P के रिलेटिव हम वेव फ्रंट को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करेंगे। माना डिस्क का आकार इतना है कि उसके पीछे एक हाफ पीरियड जोन ढक जाता है, तो जो अनढके हाफ पीरियड जोन्स है फर्स्ट के अलावा उनके कारण तीव्रता या आयाम हो जाएगा R इज इक्वल टू R2 माइनस R3 प्लस R4 माइनस R5, क्योंकि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन उसके पीछे ढक गया है तो R1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 1। यहाँ से हम कहेंगे कि अगर इसको जैसे हमने पहले किया था जहाँ पे कहा था कि आयाम जो पूरे संपूर्ण तरंगाग्र के कारण आयाम कितना होगा किसी भी पॉइंट पे, तो उसी तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको लिख देंगे R2 इक्वेशन 1 में जो फर्स्ट टर्म है R2/2 प्लस R2/2 माइनस R3 प्लस R4/2 प्लस R4/2 माइनस R5 एंड सो ऑन। फिर हम इसकी ब्रैकेट बनाएंगे तो पहली R2/2 रह जाएगी, फिर ब्रैकेट क्या बन जाएगा R2/2 माइनस R3 प्लस R4/2, फिर R2 प्लस R4/2 इज़ नियर टू इक्वल टू R3। तो वो टर्म्स जो ब्रैकेटेड टर्म्स है वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो फाइनली जो फर्स्ट टर्म होगी जो R2 को ब्रेक करके बनाई थी मैंने R2/2 प्लस R2/2, उसमें से फर्स्ट टर्म रहेगी हमारी। तो इक्वेशन हो गई R2/2 के बराबर, जैसा कि समीकरण 1 में दिखाया गया है। तीव्रता निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे आयाम का, तो वहाँ पे तीव्रता का मान हो जाएगा R2²/4। यदि डिस्क का आकार और बड़ा है और इतना है कि वो पहले और दूसरे हाफ पीरियड जोन्स को ढक लेती है, तो हम देखेंगे कि परिणामी आयाम R इज इक्वल टू R3 माइनस R4 प्लस R5 इस तरह से हो जाएगा। बिकॉज इन दिस केस जो फर्स्ट और हाफ पीरियड जोन्स जो पीछे छिप गए हैं फर्स्ट और सेकेंड, तो R1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली R2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को जब इसमें भी वही R3 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4 प्लस R5/2 प्लस R5/2, फिर R3/2 को छोड़ के फर्स्ट टर्म को और बाकी ब्रैकेट्स बनाएंगे। हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फाइनली जो R है हमारे पास वो R की वैल्यू आ जाएगी R3/2 के, जिसको कि समीकरण 3 से दिखाया गया है। अब हम तीव्रता का मान निकालें अगर, तो I इज इक्वल टू R², तो ये हो जाएगा R3²/4। और हम यहाँ से ये कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं कि जैसे जैसे डिस्क का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता का मान हम देख रहे हैं। मान लीजिए पहले 3 हाफ पीरियड जोन छिप गए तो ये हो जाएगी R4²/4। सिमिलरली अगर पहले 4 छिप गए तो ये हो जाएगी R5²/4। और इसी तरह डिस्क का जो केंद्रीय बिंदु है वो हमेशा प्रदीप्त होगा। डिस्क का केंद्रीय बिंदु हमेशा प्रदीप्त होगा, जिसका प्रदीपन डिस्क के आकार बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो कम होता जाएगा। और अगर डिस्क की साइज़ इतनी बड़ी है कि वो सारे हाफ
जोन, तो उस केस में जो सेंटर है उस पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं ज्यामितीय छाया क्षेत्र में अन्य बिंदुओं पर तीव्रता, इंटेंसिटी एट अदर पॉइंट्स इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो। दैट मीन्स ये वो पॉइंट्स हैं जो कि ए डैश और बी डैश के बीच का भाग है, जो चित्र में हमने दिखाया है। छाया क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विचार करें तो उसके संगत तरंगाग्र पर हमें पता है डायग्राम के हिसाब से कि उसका ध्रुव या पोल क्या है, O डैश होगा। P डैश पर तीव्रता तरंगाग्र के भाग AW1 और BW2 के कारण होगी। AW1 के कारण P पर आयाम A के निकट जो अर्धकालिक मंडल या हाफ पीरियड जोन्स होंगे उसकी चौथाई आयाम के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से BW2 जो आपका तरंगाग्र का भाग है उसकी वजह से P डैश पे आयाम B की डैश के पास जो अर्धकालिक मंडल होगा उसके चौथाई के बराबर होगा। और अगर हम डायग्राम की ज्योमेट्री से देखें कि BP डैश माइनस AP डैश जो है ये पथांतर जब भी इवन इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, मीन्स 2n इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, जो कि समीकरण 5 से दिखाया गया है, तो ये पॉइंट हमेशा प्रदीप्त होगा। और अगर ये जो पथांतर है BP डैश माइनस AP डैश ऑड इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होगा, तो हम देखेंगे कि ये जो बिंदु है वो हमेशा P डैश जो है वो अदीप्त होगा, जैसा कि समीकरण 6 से दिखाया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे ज्यामितीय छाया क्षेत्र के बाहर बिंदु पर जो तीव्रता है, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्रिकल शेडो के बाहर मीन्स A डैश B डैश के बाहर वाले पोर्शन में जो हमारे पास तीव्रता दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी। अब बिंदु Q पर विचार करें, जो डायग्राम से देखें हम और Q पॉइंट पे को देखें तो हमें पता है कि उसकी ज्यामितीय छाया क्षेत्र A डैश B डैश से थोड़ा सा वो बाहर है। माना Q के रिलेटिव तरंगाग्र का ध्रुव हो गया हमारा O1 है, तो Q पर तीव्रता O1 के ऊपर और नीचे के तरंगाग्रों के खुले हाफ पीरियड जोन्स के कारण होगी। अब हम देख रहे हैं O1 के ऊपर सभी हाफ पीरियड जोन्स खुले हों तो O1W1 तरंगाग्र द्वारा Q पर आयाम R इज इक्वल टू 1/2 R1 माइनस R2 प्लस R3 R4 होगा। और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेटेड टर्म में से हमारे पास क्या बचेगी, R1/2 और 1/2 बाहर है तो ये हो गई R1/4 के बराबर होगा, जो कि समीकरण 7 से दिखाया है हमने। अब यदि बिंदु O1 ऐसा है कि O1 से A तक केवल प्रथम हाफ पीरियड जोन आधा खुला है तो Q पर आयाम कितना हो जाएगा, पहले अगर पूरा खुला होता तो R1 होता है तो ये R हो जाएगा R1/2 के बराबर।